प्रमोद का नावल बुरी लाइट क्वार्टर। बलगानी कैप्टन होटल से चला गया था। मालूम करना चाहिए कि क्यों आया था। शैनीला बोली, वो होगा कुछ, हमें क्या। राजन ने मुँह बुलाकर बोला, ठहरो मैं मालूम करती हूँ। शैनीला उठी और काउंटर की तरफ चली गई। मुझे इन बातों से वहशत होती है। राजन फिर बढ़ाया मालूम कर लेने में भी हर्ज क्या है। तमसीला ने सर हिला कर कहा, क्या पता होटल में कुछ गड़बड़ होने वाली हो और यहाँ मुकिम दूसरे अफराद की तरह हम लोग भी खामोखा की पकड़ धकड़ के लपेट में आ जाए। राजन खामोश रहा, लेकिन इसके चेहरे से बेजारी का इजहार अब भी हो रहा था। थोड़ी देर बाद शनाला वापस आकर बोला, इसने किलर से पूछा है कि यार रॉबिन नाम का कोई आदमी यहाँ आकर मुकीम हुआ है। किलर ने नफ़ी में जवाब दिया, लेकिन वो भला क्यों दोबारा करने लगा। इसने रजिस्टर देखा और मायूस होने के बाद बड़े सगल लहजे में किलर से कहा था, अगर रॉबिन नाम का कोई आदमी यहाँ आकर क़याम करे तो मिलिट्री ओवर को इसकी इत्तला दी जाए। हमें गुरिल्लों से अलग थलग नहीं रहना चाहिए। तमसीला कदरा मौक़िफ़ के बाद फिर असल मौजू पर आ गई, बल्कि अगर मौका पड़ जाए तो इनके किसी काम आना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। शनीला बोली, माफ़ कीजिएगा मिस निगार। अचानक राजन ने कहा, आप गुरिल्लों के लिए क्या कर सकती हैं? ये तो नहीं जानती कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मौका पड़ गया तो मुझसे जो कुछ हो सकेगा करूँगी। शायद इसी तरह मेरी ज़िंदगी का वो खला पुरोज है जिसकी वजह से मेरी रूह बेचैन रहती है। शानदार, शनीला ने मुसर्रत लहजे में कहा। आपने खूब बात सोची है मिस निगार। रूहानी खुशी हासिल करने का इससे बेहतर ज़रिया और क्या हो सकता है कि इंसान ख़ुद को मुल्क और कौम के लिए वक़्फ़ कर दें। तमसीला ने पुरजोश तायद की, लेकिन इस गुफ्तगू का सिलसिला अचानक ही मुनक़ता हो गया। शैलीना ने जमाई लेकर कहा, अब नींद आ रही है, चलकर आराम करना चाहिए। रस्मी कसम के अलविदाई जुमलों के बाद वो तीनों अपने कमरों में चले गए। इनके कमरे एक ही राहदारी में थे। तमसीला का कमरा राहदारी के बीच में था। इनके दाएं जाने 3 कमरे छोड़कर चौथे कमरे में शैनीला थी और बाएं तरफ 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा राजन का था। ये कमरे दरअसल 2-2 कमरों पर मुश्तमिल थे। एक को ड्राइंग रूम और दूसरे को ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसी रात 11 बजे के करीब अचानक ख़तरे के सायरन भयानक अंदाज में चीखने लगे। तमसीला उस वक्त तक जाग रही थी। इसने कमरे में अंधेरा भी नहीं किया था। वो फ़ौरन बिस्तर से उठकर बैठ गई। दफ़तन कमरे की रोशनी बुझ गई। तमसीला चौंक पड़ी, लेकिन फिर फ़ौरन ही उसे ख्याल आ गया कि ख़तरे के सायरन की वजह से मेन स्विच ऑन कर दिया होगा। कुछ वक्त गुजर जाने पर तमसीला की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं। उठकर कमरे में टहलने लगी। ख़तरे का सायरन अब खामोश हो चुका था, लेकिन दूर कहीं तैयारा शगन तोपों के धमाके गूंज रहे थे। तमसीला एक बार फिर टहलते टहलते खिड़की तक चली गई और फिर उसे खोलकर बाहर देखा। एक तरफ का आसमान सुर्ख नज़र आ रहा था। ज़बरदस्त शैलिक ने आसमान के इस हिस्से में जैसे आग भड़का दी थी, लेकिन तमसीला ज़्यादा देर तक ये मंजर ना देख सकी। सर्द हवा के झोंके नाकाबिले बर्दाश्त थे। इसने खिड़की के पट खोल दी और फिर टहलने लगी। वो ख्यालात में खोई भी थी कि दफ़तन चौंक पड़ी। यूँ महसूस हुआ जैसे बैरून दरवाजे के तरफ बरामदे में कोई कदमों चल रहा है। आहट दाएं जानिब से बाएं तरफ मुड़ गई थी। तमसीला का दिल धड़क उठा। इनके कमरे के आगे से चोरों की तरह गुजरने वाला कौन हो सकता है? इसे शनीला का ख्याल आया। इसका कमरा दाएं तरफ ही तो था। शायद वो राजन के कमरों की तरफ गई हो। मरगिन साल का जब हासिल करने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि तमसीला कमरे से निकल कर बैठी। वो दबे कदमों दरवाज़ों की तरफ बढ़ी और उससे आहिस्तगी से खोलकर बाएं तरफ जागा। तारीख़ी में एक हेवला सा दिखाई दिया। जिनके कमरे में दाखिल हुआ था वो हेवला किसी औरत का था, और वो औरत शनीला के अलावा कौन हो सकती थी? तमसीला अपने कमरों से दबे कदम बढ़ी और राजन के कमरे के सामने पहुंच गई। दरवाज़ा बंद था। अंदर से किसी से उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तमसीला ने दरवाजे से कान लगा दिए, मगर अब कुछ भी ना सुन सकी। शायद वो दोनों अंदरूनी कमरे में थे। तमसीला ने वहाँ कई मिनट गुजार दिए। लेकिन किसी किस्म की आवाज़ सुनने में कामयाब ना हो सकी। रात आ रही में सर्दी का असर भी कुछ ज़्यादा था, इसलिए तमसीला को वापस होना पड़ा। अगर कोई फ़ायदा होता तो इस सर्दी को भी बर्दाश्त कर लेती। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से बंद कर वो ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी। फिर जैसे ख्वाबगाह में कदम रखा, एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो लेडी ब्लैक। दहशत की इतनी शदीद लहर तमसीला के जिस्म में दौड़ गई कि इसका मुंह तो खुला रह गया, मगर चीखना नहीं कर सकी। अंधेरे में एक साया सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। डर गई। साया धीरे से हंसा। आवाज़ पहचान ली गई। वो मेजर प्रमोद था। अचानक खौफ की शदीद लहर ने दम तोड़ दिया, लेकिन दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था जैसे पसलियाँ तोड़कर निकल आना चाहता हो। जिस्म के एक मसाम से पसीना फूट पड़ा। तमसीला को महसूस हुआ जो जैसे वो चकरा कर गिर पड़ेगी।
वो दीवार से टक गई। सांस शायद अपनी रफ्तार से चलने लगी थी। टांगे बेजान होकर रह गए और जिसम इस तरह झनझना रहा था जैसे ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉट लगाओ। वह चंद जानियों के लिए काले जहन होकर रह गई। क्या समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। लेडी ब्लैक प्रमोद कह रहा था कि शायद तुम सोच रही हो कि तुम्हारे लिए ये रात मनहूस साबित हुई है। तुम्हारे साथ वहमो कौन में भी नहीं होगा कि इतने गैर मौक़ूफ़ तौर पर तुम्हारी शख्सियत बेनकाब हो जाएगी। बहरहाल एक ना एक दिन तो होना था। ये बात मुमकिन ही नहीं थी कि तुम हमेशा मेरे लिए एक राज बनी रहो। ये राज बहुत पहले खुल चुका था, लेकिन इस से जब तुम हरकत में आती थी, मैं किसी मसले में इस बुरी तरह उलझा होता था तो तुम पर तवज्जो देने की नौबत नहीं आती थी। इस मरतबा मुझे कुछ मोहलत सी मिल गई है और इसका नतीजा अब तुम मेरे सामने खड़ी हो। कुछ बोलो लेडी ब्लैक, तुम तो बिल्कुल खामोश हो। मैं मानो से ऐसे सर मेरी का सलूक को अच्छी बात नहीं होती। प्रमोद के लहजे में शौकी थी। कमरे में अंधेरा था और वो दोनों एक दूसरे से 8-9 फुट के फासले पर थे, इसलिए एक दूसरे को सायों की मानी देख रहे थे। नकोश पर कमरे की तारीख़ ने पर्दा डाल दिया था। इस तारीखी की वजह से लेडी ब्लैक की शख्सियत फ़िलहाल राज़ी में थी। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? लेडी ब्लैक की भर्राई हुई आवाज़ में गूंजी। वो रेड गिल्फियन लहजे में बोली थी। बड़ी मुश्किल से लेडी ब्लैक प्रमोद ने कहा, तुम खुद ही समझ सकती हो कि सर्दी ने पाइप को कितना ठंडा कर दिया होगा। मैं फिर काटना पर चौथा खिड़की तक आया। हीरे का कलम में अपने साथ लाया था कि शीशा काट कर अंदर हाथ डालूँ और चटखनी गिराकर खिड़की को लूँ, मगर इत्तेफाक से मुझे इसकी ज़्यादा पेश नहीं आई। तुम खिड़की की चटखनी लाना भूल गई थी। बहरहाल मैं फिर अंदर आ गया। ख्याल था तुम सो रही होगी, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने पेंसिल डोर जला रही, इरादा ही था कि यहाँ की तलाशी लूँगा। अचानक सायरन बजने लगा। ये फ़ज़ाई ख़तरा टल जाने का सायरन था। प्रमोद ने लेडी ब्लैक को तेज़ी से बाहर जानिब सरकते देखा और फिर कमरे में झटकी आवाज़ आई। ओ प्रमोद हंस दिया। लाइट का स्विच ऑफ किया है। मैं तुम्हें रोशनी में देखना चाहता था, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं पेंसिल टॉर्च जला देता हूँ। प्रमोद ने चिप में हेड डाला। इस वक्त लेडी ब्लैक ने अपने दोनों हाथ तेज़ी से चेहरे और सर पर फेरे। प्रमोद को समझना था लेकिन लेडी ब्लैक ने क्या किया, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो बात समझ में आ गई। लेडी ब्लैक का चेहरा गर्दन तक स्याह रंग के गिलाफ नुकाब में झुका हुआ था। प्रमोद ने हल्की सी सीटी बजाई और हंसकर टॉर्च बुझा दी। बहुत खूब लेडी ब्लैक, ये नकाब तुम्हारी कोट की जेब में मौजूद था। खुशकिस्मती से लेडी ब्लैक ने तवील सांस लेकर कहा। आवाज़ से साफ मालूम हो रहा था कि इसने हिसाबी झटके से समझ जाने में कामयाबी हासिल की थी। तो फिर बोली, लेकिन मेजर प्रमोद, तुम्हें कैसे मालूम है कि मैं इस कमरे में मुकी हूँ? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि चंद वजहों के बिना पर मुझे शोभा हो गया था। इसकी तस्दीक के लिए मैंने एक लेडी ऑफिसर को यहाँ भेजा। इसने यहाँ जाहिर किया था कि रॉबिन नामी एक आदमी के बारे में तहकीकात कर रहा है, लेकिन दरअसल इसका मकसद कुछ और था। मैं उससे मालूम करवाया था कि गुज़श्ता 2 दिनों में यहाँ किसने काम किया, क्योंकि इससे पहले एक रात को तुम यहाँ से बहुत दूर थी, इसलिए मेरा ख्याल था तुमने इसी दौरान में यहाँ काम किया होगा। इस तरह मुझे मालूम हो सका कि इस दौरान में से 2 औरतें हैं। शनीला जो आज यहाँ पहुँची और मैं जानता था कि लेडी ब्लैक नहीं हो सकती। दूसरी औरत तुम, यानी मोहतरमा निगार। होटल के रजिस्टर में तुम्हारी आमद की जो तारीख दर्ज है, मेरे ख्याल के मुताबिक इसी तारीख को तुम्हें आना चाहिए था। चुनांचे तुम पर लेडी ब्लैक का शोभा होना कुदरती बात थी। मैंने फैसला किया था कि आज ही रात को तशरीफ मुकम्मल कर लूँगा। चुनांचे मैं पहुँच गया। तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि मैं लेडी ब्लैक हूँ? यकीन तो अब आया है गुफ्तगू करके। तुम छूट गई लेडी ब्लैक। प्रमोद ने हल्का सा कहलाया और बोला, तुम कह देती कि मैं किसी मुझे गलत फहमी में मुब्तला और तुम पर किसी दूसरी औरत का शोभा कर रहा हूँ, तो सच में लेडी ब्लैक कि मैं बीच में लटक कर रह जाता। तुम्हें लेडी ब्लैक समझने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वो लेडी ब्लैक ने तवील सांस देखेगा। मैं तलाशी नहीं ले पाया था कि तुम आ गए। प्रमोद ने सोचा। मैंने सोचा था कि अंधेरे में तेरे फेंका जाए। जैसे था भी अंधेरा। बहरहाल 3 निशाने पर बैठा। तुमने जिस अंदाज में मेरी बातों का जवाब दिया और इस बात का सबूत है कि तुम लेडी ब्लैक हो। ये कहते हुए प्रमोद ने टॉर्च फिर जलाई। लेडी ब्लैक की तरफ बढ़ा। रुक जाओ मेजर प्रमोद। लेडी ब्लैक की आवाज़ से घबराहट जाई थी। क्यों? प्रमोद ने मुतहर अंदाज में पलकें झुकाई, लेकिन उसका उठता हुआ कदम रुक गया। मेजर प्रमोद, लेडी ब्लैक ने भरे ने कहा, मैं तुमसे दरख्वास्त करूँगी कि मुझे बेनकाम मत करो। मेजर प्रमोद उसकी तरफ देखने लगा। मैं बेनकाम नहीं होना चाहती। लेडी ब्लैक फिर बोली, मैं तुमसे ऐसा करूँगी, मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लो। अच्छी बात है लेडी ब्लैक, मेजर प्रमोद ने कहा। तो मैं अब चलता हूँ। इसके बाद प्रमोद ने खिड़की खोली और खिड़की पर चढ़कर दूसरी तरफ कर्नस पर उतर गया, जो काफ़ी चौड़ी थी। नीचे पहुंचकर उन्हें ज़ोर ज़ोर से हाथ धरे और फिर दस्ताने पहनकर ऊपर देखा। खिड़की से लेडी ब्लैक का साया झाँक रहा था। प्रमोद ने ऊपर देखा तो हाथ हिलाने लगी। प्रमोद ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर तेज़ी से एक तरफ बढ़ता चला गया। लेडी ब्लैक की शख्सियत से आगाह न होने के बावजूद वो मुतमईन था। लेडी ब्लैक शिकस्त खा चुकी थी, निस शिकस्त, और इसकी निस जीत भी प्रमोद की मरोने मिन्नत थी।
एंड